हिंद दोस्तों, मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की मेरी चौथी क्लास है और इस क्लास में पढ़ाने का पैटर्न वही रहेगा जो इससे पिछली 3 क्लास में रहा था। पढ़ाने का पैटर्न क्या है, पहले एक टॉपिक लेकर के आएंगे हम और उस टॉपिक में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है हमारा छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को लेकर चर्चाओं में करंट की न्यूज बनी हुई है। वो न्यूज है क्या, समझेंगे। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया है लद्दाख में। किस राज्य में? लद्दाख में। और लद्दाख में ये जो अनावरण किया है, ये क्या है दोस्तों, भारतीय सेना ने, जो इंडियन आर्मी है, भारतीय थल सेना ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया है लद्दाख में। लगभग 14,300 फीट की ऊंचाई पर पैंगोंग झील है और इसी पैंगोंग झील के पास मूर्ति का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मूर्ति का अनावरण या मूर्ति का उद्घाटन या मूर्ति जो स्थापित की है, ये स्थापित किस सेना के द्वारा की गई है? नौसेना द्वारा, वायुसेना द्वारा या थल सेना द्वारा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना द्वारा, और सेना कौन सी? थल सेना। भारतीय थल सेना द्वारा शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है लद्दाख में। और लद्दाख में किस झील के पास ये मूर्ति स्थापित की गई है? तो झील का नाम याद रखना है, पैंगोंग झील। लगभग 14,300 फीट की ऊंचाई पर है ये। और अगर हम बात करते हैं तो इस झील की लंबाई 134 किलोमीटर के आसपास है। इस झील का कितनी किलोमीटर लंबाई है? इसकी लगभग 134 किलोमीटर लंबी। ठीक है दोस्तों, और ये पैंगोंग झील LAC के पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC की फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये एक विवादित क्षेत्र है चाइना वर्सेज इंडिया के बिटवीन। चाइना और भारत के बीच ये एक विवादित क्षेत्र है LAC, और इसी के पास ये पैंगोंग झील है। और पैंगोंग झील अगर देखा जाए तो लगभग पैंगोंग झील का पार्ट 40% पार्ट तो इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, और 60% जो भाग है वो चाइना में है। क्लियर? तो यहाँ से थोड़ी सी डिटेल्स हम जान लेते हैं शिवाजी के बारे में। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे करंट से ना पूछ करके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बना दे और शिवाजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले। तो यहाँ से शिवाजी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 19 फरवरी 1643 में। जन्म कब हुआ था? 1643 नहीं, 1630 में। कब जन्म हुआ था दोस्तों? 1630, 19 फरवरी 1630 में। और जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो जन्म स्थान याद रखना है पुणे। और पुणे में एक गांव है शिवनेरी। कहां पर? पुणे के शिवनेरी गांव में, शिवनेरी। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक कब किया गया था छत्रपति शिवाजी का? और जब इनका राज्याभिषेक किया गया था तब इन्हें उपाधि दी गई थी छत्रपति जी की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम कि इनका राज्याभिषेक कब किया गया। तो राज्याभिषेक हुआ था इनका 6 जून 1774। 6 जून 1630। तो ये 1600 नहीं, 1700 नहीं जानेगा, सॉरी दोस्तों, ये 1600 जाएगा। 1630 में जन्म और 1674 में फिर इनका राज्याभिषेक हुआ था। और किस महल में इनका राज्याभिषेक किया गया था, उस महल का नाम याद रखना है, उस किले का नाम याद रखना है। तो किले का नाम है रायगढ़। कौन सा किला है दोस्तों? रायगढ़ फोर्ट। इस रायगढ़ फोर्ट में छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। और यहीं पर छत्रपति शिवाजी को जब राज्याभिषेक हुआ था छत्रपति की उपाधि मिली थी।
छत्रपति की उपाधि दी गई थी शिवाजी को। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड एक न्यूज जो चर्चाओं में रही। तो जनवरी में लगभग 1 जनवरी के आसपास छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। किस राज्य में? लद्दाख में। लद्दाख में लगभग 14,300 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील है। इसी पेंगोंग झील के पास शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है। और पेंगोंग झील की अगर हम बात करते हैं तो पेंगोंग झील की लंबाई 134 किलोमीटर है और ये LAC के पास स्थित है। और LAC चाइना और इंडिया के बिटवीन एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम पेंगोंग झील की बात करते हैं तो 40% पार्ट इसका इंडिया में और 60% पार्ट देखने के लिए मिलता है चाइना में। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ से थोड़ी छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी में हुआ था। और शिवाजी का जब राज्याभिषेक कराया गया तो राज्याभिषेक हुआ था इनका रायगढ़ फोर्ट में 6 जून 1674 में। और 1674 में ही शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। यह है फर्स्ट न्यूज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलते हैं अब आगे और अब डिस्कस करेंगे हम सेकंड न्यूज। अब करते हैं इसे रफ। नेक्स्ट न्यूज लिखते हैं INS सर्वेक्षण। सर्वेक्षक क्या है दोस्तों? ये सर्वेक्षक, INS सर्वेक्षक। दूसरा टॉपिक है, तो दूसरे टॉपिक में देखते हैं कि INS सर्वेक्षक है क्या। तो सबसे पहले सुनेंगे भारत ने और मॉरिशस ने मिलकर एक बैठक की जलीय क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए। मैंने क्या बताया? भारत ने और मॉरिशस ने जलीय क्षेत्र, हम ये कह सकते हैं कि नौवहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए मॉरिशस में एक बैठक हुई थी जिसमें भारत की तरफ से INS सर्वेक्षक बुलाया गया था। तो INS सर्वेक्षक जब बुलाया गया था नौसेना की मीटिंग में, तो आप समझ सकते हो कि ये एक जहाज है, क्योंकि नौसेना का नाम आ रहा है, नेवी का नाम आ रहा है, तो ये क्या है? एक जहाज है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही लिखना है कि यह एक जल सर्वेक्षण जहाज है। देखो नाम क्या है इसका? सर्वेक्षक। लेकिन ध्यान रखना जो बता रहा हूं मैं, यह एक जल सर्वेक्षण जहाज है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, भारत और मॉरिशस ने, जो अभी बताया था मैंने, भारत और मॉरिशस में कहां पर? मॉरिशस में। मैंने बताया ना कि भारत और मॉरिशस में जलीय क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा से संबंधित एक बैठक बुलाई थी जिसमें भारत की तरफ से INS सर्वेक्षक ने हिस्सा लिया था। तो भारत और मॉरिशस में एक नौसेना सुरक्षा से संबंधित एक बैठक बुलाई। इस बैठक में INS सर्वेक्षक ने हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों,
बैठक कहाँ पर हुई है? ये मॉरिशस में। ये पॉइंट याद रखना है, कहाँ पर हुई है बैठक? मॉरिशस में। ठीक है। और भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? INS सर्वेक्षण ने। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सर्वेक्षण होगा, क्या इससे पहले और भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी नौसेना सुरक्षा से रिलेटेड, हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण से रिलेटेड कोई बैठक बुलाई हो और उसमें भारत की तरफ से INS सर्वेक्षक ने हिस्सा लिया हो? क्या और भी देश हैं जिसमें INS सर्वेक्षक ने पार्टिसिपेट किया हो? तो देखो, नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना है दोस्तों तुम्हें। इसमें लिखना है नोट करके कि INS सर्वेक्षक ने नौवहन सुरक्षा के लिए हाइड्रोग्राफी, एक नया शब्द लिख रहा हूं यहां पर मैं, हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण, INS सर्वेक्षक ने नौवहन सुरक्षा के लिए हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए इसमें लिखना फिर तुम्हें केन्या, सेशेल्स, तंजानिया, केन्या, सेशेल्स, तंजानिया और इसमें श्रीलंका, इन सभी देशों की बैठक में हिस्सा ले चुका है, ठीक है दोस्तों। तो जो नौवहन सुरक्षा से रिलेटेड एक सर्वेक्षण करना था, उसके लिए एक बैठक बुलाई। मॉरिशस से पहले ये INS सर्वेक्षक केन्या, सेशेल्स, तंजानिया और श्रीलंका, इन देशों के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए पार्टिसिपेट कर चुका है। अब बात आती है कि हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण है क्या, यह हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण है क्या। तो अगर हम समझें कि हाइड्रोग्राफी के बारे में, तो हाइड्रोग्राफी एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत महासागर, तटीय क्षेत्र, नदियां और झीलें, उन सभी की वर्तमान स्थिति या आने वाले समय में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए जो एक उनके अनुकूल भविष्यवाणी जो करता है, ये हाइड्रोजनग्राफी सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग ही एक उनकी कंडीशन को देखकर भविष्यवाणी की जाती है। इसमें ज्वार और जलधाराएं जो होती हैं, उन सभी के मापन के लिए भी हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण होता है। मैंने क्या बताया कि ये हाइड्रोग्राफी जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत महासागर, नदियां, झीलें, उन सभी की वर्तमान स्थिति या आने वाले समय में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए जो उनके अनुकूल एक भविष्यवाणी की जाती है, वो सभी क्या है, वो सभी किसके अकॉर्डिंग की जाती है? हाइड्रोजनग्राफी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो ऐसा सर्वेक्षण INS सर्वेक्षक जो जहाज है, ऐसा सर्वेक्षण करने के लिए केन्या, सेशेल्स और तंजानिया और श्रीलंका के साथ मिलकर हिस्सा ले चुका है। ठीक है दोस्तों, बस इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि INS सर्वेक्षक है क्या, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे
कि एक जलपोत है, एक यान है, या अलग तरीके का एक ऑप्शन बन सकता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना है कि आईएनएस सर्वेक्षक जो है ये एक जल सर्वेक्षण जहाज है और प्रेजेंट में 2025 में और 1 जनवरी में, कब 1 जनवरी के आसपास भारत और मॉरिशस के बिटवीन एक बैठक हुई थी नौवहन सुरक्षा को लेकर, हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण कराने को लेकर। तो उस बैठक में जो हिस्सा लिया है भारत की तरफ से आईएनएस सर्वेक्षक ने लिया है। मॉरिशस से पहले ये आईएनएस सर्वेक्षक केन्या, सेशेल्स, तंजानिया और श्रीलंका के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण कर चुका है नौवहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं आगे। इस टॉपिक में इतना ही। अब लिखेंगे थर्ड टॉपिक। अब यहाँ से लिखते हैं तीसरा टॉपिक। नेक्स्ट लिखना है जिमी कार्टर। लिखना है इसमें जिमी कार्टर। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? ये तीसरा। ध्यान रखना, तीसरा टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो सुनो, जिमी कार्टर कौन है? ये जिमी कार्टर तो ये यूएसए के 39वें पूर्व राष्ट्रपति, यूएसए के 39वें पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, 39वें राष्ट्रपति। और जिम कार्टर का हाल ही में निधन हो चुका है। और एज कितनी है इनकी जब निधन हुआ है इनका? 100 साल की। कितनी? 100 साल की। तो जिमी कार्टर यूएसए के 39वें राष्ट्रपति थे और प्रेजेंट में तो हम पूर्व राष्ट्रपति ही लिखेंगे। तो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे कौन से नंबर के? 39, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अब बात यह आती है कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे। तो हम इतना ध्यान से इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये भी तो बात ध्यान रखनी है कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात सुनो, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं जिमी कार्टर की, तो कार्यकाल रहा था इनका 1977 से लेकर 1981 तक। क्योंकि यूएसए में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है और यूएसए में एक राष्ट्रपति 4+4 मतलब कि अपने 2 कार्यकाल कंप्लीट कर सकता है। केवल दो बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे जो बाइडन के बाद जो अब प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरी बार बने हैं और 4 साल तक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो जिमी कार्टर का कार्यकाल 1777 से लेकर 1781 तक रहा। चलो ठीक है, हम मानते हैं 81 तक रहा, लेकिन ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पहले सुनो, बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इनका टाइम पीरियड था 1777 से 1781 तक का, इस टाइम पर भारत के पीएम कौन थे? इस टाइम पर भारत के पीएम थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल रहा था ये भी लिख लेना आप। मोरारजी देसाई का कार्यकाल रहा था, अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं 77 से 1977 से लेकर 1979 तक का। ठीक है, और इनकी पार्टी कौन सी थी?
इनकी पार्टी थी बच्चों जनता पार्टी, जनता पार्टी। कांग्रेस के बाद ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो ब्रैकेट में आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी लिख लेनी है मोरारजी देसाई से रिलेटेड कि फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम। ये याद रखना है कि भारत के फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। टाइम पीरियड 77 से लेकर 79 तक का। ठीक है दोस्तों। तो जिम कार्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये जिम कार्टर मोरारजी देसाई के टाइम पर भारत आए थे, मोरारजी देसाई के टाइम पर भारत आए थे और इनकी भारत यात्रा कब हुई थी? इनकी भारत यात्रा हुई थी 1978 में। ठीक है दोस्तों। और 1978 में किसकी पार्टी थी? जनता पार्टी की सरकार थी और पीएम कौन था? मोरारजी देसाई पीएम थे। ठीक है दोस्तों। तो जब ये भारत आए थे 1978 में, भारत की यात्रा में ये दिल्ली पहुंचे। कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली जो पहुंचे थे, दिल्ली में एक गांव है, देखो सुनो, एक गांव का नाम याद रखना है तुम्हें। इस गांव का नाम था दौलतपुर नसीराबाद। दौलतपुर नसीराबाद। ठीक है, दौलतपुर नसीराबाद। देखो अगर फोकस करोगे व्हाइट बोर्ड पर तो टॉपिक 100% क्लियर होगा। अगर दिमाग में ये वहम है कि समझ में नहीं आने का है, अगर आप स्टार्टिंग में ही हार मान लेते हो कि ये व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहा है टीचर, इसका कुछ पल्ले नहीं पढ़ने का है, तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठेगा। कम से कम एक बार बिलीव करके क्लास तो लेकर देखो। जो डाटा पढ़ा रहा हूँ एक बार वो डाटा पूरा समझो तो सही जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो एकदम हताश नहीं होना है, क्लास नहीं छोड़नी है। पहले एक बार क्लास लेकर देखो। कोई भी पर्सन से ही किसी दूसरे पर्सन को एक बार में, अगर ये समझो कि ये बात छोड़ो, अगर हम कहीं क्लास लेने जाते हैं किसी अन्य टीचर की, तो हम एक क्लास से उस टीचर को जज नहीं कर सकते। कम से कम उसकी 2 क्लास होने दो, 3 क्लास होने दो। 2-3 क्लास होने के बाद तब उसका एनालिसिस करो, तब उस टीचर के बारे में देखो कि इसने कितना पढ़ाया, इसके डाटा में कितना जान है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन के फील्ड में रहना है। ठीक है दोस्तों। तो हताश नहीं होना है, पहले टॉपिक समझना है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली तरीके से समझना है ये, और यहीं से फिर आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाऊंगा 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए देखो सुनते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि जिमी कार्टर भारत की यात्रा करते हैं 1978 में, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने जायजा लिया। ये किस गांव में पहुंचे? दौलतपुर नसीराबाद में। और जो दौलतपुर नसीराबाद के जो लोग थे, जो यहाँ की जनता थी, दौलतपुर नसीराबाद की जितनी भी जनता थी, उस सारी जनता ने जिम कार्टर के स्वागत में, जिम कार्टर के सम्मान में अपने दौलतपुर नसीराबाद गांव का नाम बदलकर रख दिया था। क्या नाम रखा था? नाम करके कार्टरपुरी। कार्टरपुरी। देखो कितना सम्मान दिया जिम कार्टर को। जब जिम कार्टर दौलतपुर नसीराबाद पहुंचे तो यहाँ की जनता ने अपने गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया? कार्टरपुरी कर दिया। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और जिमी कार्टर से एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपको लिख लेना है। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर नोट करके लिखना है। जिमी कार्टर से हो सकता है आपसे पूछ ले। तो यहाँ से कैंप डेविड समझौता। तो जिमी कार्टर के टाइम पर एक कैंप डेविड समझौता हुआ था 1979 में, और यह समझौता हुआ था इजराइल और मिस्र के बीच।
इजराइल और मिस्र के बीच ये समझौता हुआ था। उस टाइम पर जो इजराइल के जो राष्ट्रपति थे, इजराइल के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था अनवर सादत। क्या नाम था? अनवर सादत। और जो मिस्र के जो पीएम थे, मिस्र के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था मेनाकेम। मेनाकेम। तो सुनो, ये मामला क्या था? उस टाइम पर इजराइल और मिस्र के बिटवीन, उस टाइम पर इजराइल और मिस्र के बिटवीन थोड़ा मतभेद चल रहा था। तो इन्हीं देशों के बीच एक मीडिएटर की भूमिका, बिचौलिए की भूमिका निभाई थी जिम कोल्टन ने। और जिम कोल्टन ने इन्हीं दो देशों के बीच समझौता कराया था, जिस समझौते का नाम कैंप डेविड समझौता पड़ा। ठीक है। और ये समझौता इजराइल जब हुआ था तो इजराइल के राष्ट्रपति थे अनवर सादत और मिस्र के पीएम थे मेनाकेम। क्लियर दोस्तों? ये टॉपिक बस इतना ही। देखो आइए यहाँ से बनाते हैं अब क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला, जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है कि यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? पहला क्वेश्चन, कौन से नंबर के? 39वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जिमी कार्टर की भारत यात्रा हुई थी उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दूसरा क्वेश्चन, मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, जिमी कार्टर यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्होंने भारत की यात्रा कब की थी? 1978 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टरपुरी का पुराना नाम क्या है? दौलतपुर नसीराबाद। ठीक है। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन तो आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम कौन? मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। क्लियर? चलते हैं यहाँ से अब आगे, इसे करते हैं रफ। इसे करते हैं रफ। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2025। गणतंत्र दिवस 2025। देखो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन आई है। इंफॉर्मेशन से हमें ये याद रखना है कि जो गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया जाएगा, इस पर इस बार किस देश के पीएम अतिथि रहेंगे, ये क्वेश्चन हमें जानना है। ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2025 इस बार जो मुख्य अतिथि रहेंगे, मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है। और नाम क्या है? नाम याद रखना है। नाम है परबोवो सुबियांटो। ठीक है दोस्तों। और देखो एक क्वेश्चन यहां से मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ऐसा हुआ है 2025 से पहले कभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए हैं? बताओ। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, ऐसा हुआ है 2011 में और 1950 में। जो भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। तो कौन कौन सी डेट बताई मैंने आपको? 2011 और 1950। ठीक। तो 2025 की है, तो 2011 में और 1950 में। 2011 में
जो पीएम आए थे, मुख्य अतिथि थे, नाम है सुशीलो, नाम क्या है? सुशीलो बामबांग, सुशीलो बामबांग युधायोनो, युधायोनो 2011 में। लेकिन 1950 में एक बार और आए थे, एक बार और क्या हम इसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टाइम मुख्य अतिथि। देखा, ये एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। क्वेश्चन क्या है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर आने वाले मुख्य अतिथि किस देश के थे? मैंने क्या बोला कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर आने वाले, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर आने वाले देश के, मैंने क्या बताया? सॉरी, लौटते हैं हम अपने टॉपिक पर। मैंने बताया कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर आने वाले मुख्य अतिथि का नाम क्या है और किस देश के थे? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो नाम लिखना है इसमें। तो नाम है सुकर्णो। क्या नाम है दोस्तों? सुकर्णो। ठीक है, सुकर्णो। तो यहां से अब आपके लिए क्वेश्चन बनकर तैयार, और नोट करके 1-2 पॉइंट और लिख लेना है। इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वर्सेस, जो इनके बीच में एक्सरसाइज होती है, जो युद्ध अभ्यास होता है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, लिख लेने हमें। युद्ध अभ्यास, तो फेमस युद्ध अभ्यास है। पहला लिखना है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति, पहला गरुड़ शक्ति। दूसरा लिखना समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक क्या हमारा, एक बार रिवीजन करते हैं। गणतंत्र दिवस 2025, मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहेंगे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। नाम क्या है? प्रबोवो सुबियांतो। और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। नाम क्या है? सुकर्णो। क्या नाम है? सुकर्णो। और फिर 1950 के बाद 2011 में आए सुशीलो बामबांग युधायोनो। और फिर कुछ आसियान देश के पीएम, प्रेसिडेंट आए थे भारत में, उन सभी के साथ भी सुशीलो बामबांग युधायोनो एक बार फिर आए थे भारत में। ठीक है, और जब हम इंडोनेशिया और भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके बिटवीन होने वाले युद्ध अभ्यास भी पढ़ लीजिए। तो इनके बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है, एक गरुड़ शक्ति और एक समुद्र शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, 2025 में गणतंत्र दिवस पर आने वाले मुख्य अतिथि किस देश के हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर आने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम है? चौथा क्वेश्चन, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति आमंत्रित किए गए थे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाले युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं? गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। अब हम अपनी क्लास करते हैं ओवर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।